स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त मैं ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज बड़ी और खास चर्चा किस पर करने वाले हैं कि उद्धव सेना एक बार फिर से टूट रही है, टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। टीएमसी के बाद शिवसेना उद्धव को भी अब झटका लगने वाला है क्या? पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। आम आदमी पार्टी, टीएमसी और अब शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पार्टी, उनकी पार्टी में टूट की खबर आ रही है। और वजह क्या है? नेतृत्व के खिलाफ बगावत। नेतृत्व पसंद नहीं है जिस तरह बेटों को आगे बढ़ाया जाता है। वजह विचारधारा के अभाव में पार्टी की ढीली होती पकड़ भी। जब विचारधारा से आप दूर जाएंगे तो लोग भी आपसे दूर जाएंगे। खबर है कि शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और खबर यह भी है कि बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब शिवसेना छोड़कर पार्टी के कई कद्दावर नेता अपने विधायकों के साथ दूसरी पार्टी में विलय कर चुके थे। तो टूट की खबर सबसे पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों ने ही दी थी। लोकसभा स्पीकर को कल रात चिट्ठी भेजकर 6 सांसदों की टूट की आशंका के बीच अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था शिवसेना यूबीटी ने खुद। और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के सांसदों को पाला बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। संजय राउत ने एक्स हैंडल पर लिखा, अपना सपना मनी मनी। यह चौंकाने वाला और घिनौना है कि महाराष्ट्र के सांसदों को आज रात पाला बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। लेकिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत ने किसी बड़ी टूट की संभावना से इनकार भी कर दिया और बागी सांसदों के लिए अपशब्द तक का प्रयोग कर दिया। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे यूबीटी के बागी सांसद आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। पहले ये सांसद लोकसभा में अलग गुट बनाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे और उसके बाद इस गुट का शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि पार्टी नेतृत्व कभी इन बागी सांसदों से बात करने की कोई पहल क्यों नहीं करता? क्या कोई पहल की? शायद नहीं की गई। पिछले हफ्ते जब पार्टी में टूट की खबर मीडिया में हेडलाइन बनने लगी तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने 9 सांसदों की बैठक भी बुलाई, जिस बैठक में सिर्फ 3 सांसद ही पहुंच सके। तब उद्धव ठाकरे ने पार्टी में टूट फूट पर चुप्पी तोड़ी और कहा, अगर जाना है तो खुशी खुशी जाएं। उद्धव ठाकरे ने बैठक में यह भी कहा, आज का दिन शायद मेरा ना हो लेकिन कल निश्चित रूप से मेरा होगा। तब तक हमें धैर्य रखना होगा और यह सब सहना पड़ेगा। उधर महायुति में शामिल सत्ताधारी एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने दावा किया है कि उद्धव की पार्टी अंदरूनी कलह के कारण खुद ही बिखर रही है और उन्हें तोड़ने के लिए किसी बाहरी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। सच यह है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उद्धव ठाकरे ने विधायकों के साथ मीटिंग का ऐलान किया है। लेकिन खबर यह भी है कि उद्धव गुट के कई विधायक भी बगावत कर सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि दोनों खबरों में महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी का कंट्रोल उद्धव ठाकरे के हाथ से लगता है कि पूरी तरह निकल चुका है। इन सब के बीच शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद हैं संजय राउत बड़बोले भी हैं। उन्होंने बागी सांसदों पर आरोप लगाया कि जीतने के लिए उनका सहारा लेते हैं और फिर पाला बदल लेते हैं। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। तो ये संजय राउत का बयान। और शिवसेना शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय पांडुरंग शिरसाट का कहना है कि संजय राउत दरअसल बौखला गए हैं। संजय राउत ये सब बौखला गए लोग हैं। एक तरफ से हमारे खासदार, हमारे एमपीज फुटे नहीं ऐसा कहते, एक तरफ से उनको गाली देते, कभी बोलते वो बीके गए। ये सब जो बातें उनकी अंदरूनी बातें हैं, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों के जो हमें बार बार जो हमें कॉल आ रहे थे, इसलिए हम बता दे रहे कि ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह वो उनके हद तक उन्होंने क्या सोचा मालूम नहीं, लेकिन उनके आपस में जो बिगड़ती हुई परिस्थिति है वो आपके सामने आ रही। अभी पता नहीं कल क्या होगा, ये हमें भी पता नहीं है।
कल के बाद वो सभी परिस्थिति खुले दौर पे सामने आने वाली है। और महाराष्ट्र में ये जो कुछ चल रहा है इससे भाजपा अपने आप को अलग कर रही है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि कोई कहां जा रहा है, इसे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे जी जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं। लेकिन संजय राउत का जो बड़बोलापन है उस पर हमला बोला शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजू वाघमारे ने। उन्होंने कहा संजय राउत को महाराष्ट्र की राजनीति का उन्होंने जोकर करार दे दिया। देखिए, महाराष्ट्र में राजनीति के सर्कस में एक ही जोकर है जिनका नाम संजय राउत है, और राजनीति में अपनी खुद की पहचान ज्यादा से ज्यादा बनाने के चक्कर में ये जोकर इस तरीके की खबरें फैलाता है। इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति गर्म तो है और इसमें ये लग रहा है कि एक बार फिर से उद्धव की सेना टूट रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं, साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। पहले शैलेंद्र से जरा खबर की पुष्टि कर लें। शैलेंद्र, बताइए जरा, लोकसभा स्पीकर को दे दिया है क्या औपचारिक तौर पर 6 से ज्यादा सांसदों ने कि हम भाई हमें अब अलग गुट चाहिए, हम उद्धव ठाकरे वाली पार्टी में उस उद्धव सेना से हम अलग होना चाह रहे हैं? लालचंद्र, पत्र तैयार है, 6 सांसदों के उस पर दस्तखत हैं और लोकसभा अध्यक्ष से आज सुबह मुलाकात होनी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शाम तक ये मुलाकात होगी और औपचारिक तौर पर ये अनुरोध किया जाएगा कि उन्हें अलग गुट का दर्जा दिया जाए और संभवतः वो जो शिवसेना है इस वक्त की एकनाथ शिंदे वाली, उसमें विलय की भी मांग अनुरोध उसमें पत्र में कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आज दोपहर में लोकसभा अध्यक्ष से 3 सांसदों ने, इसमें 2 लोकसभा सांसद थे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, संजय राउत के साथ वो मिले थे, अरविंद सावंत और अनिल देसाई। उन्होंने ये कहा कि अपनी जो बातें हैं वो रखी, इससे पहले पत्र भी लिखा था, उसमें तमाम सारे फैसलों का उदाहरण देते हुए कुछ अपनी बातें कही थी। तो उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इस बीच कल बैठक भी बुलाई है व्हिप जारी करते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की। 9 सांसद हैं, उसमें से 6 सांसद स्पष्ट तौर पर अब बागी नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पत्र तैयार हुआ है उसमें उन 6 सांसदों के दस्तखत हैं। जो सांसद उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा अध्यक्ष से मिलने गए थे उसमें 2 लोकसभा सांसद और 1 संजय राउत। तो ये 7 सांसद होंगे कि 6 होंगे, इस पर अभी थोड़ी सी भ्रम है, लेकिन 6 सांसदों के बारे में ये पुख्ता जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने स्पीकर से ये अनुरोध किया है कि उन्हें मिलने का समय दिया जाए और वो सभी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारी जानकारी है कि सुबह उसमें 1 सांसद दिल्ली नहीं पहुंचे थे, इसलिए मुलाकात सुबह नहीं हो पाई और अब आज ही हो सकता है, कभी भी ये मुलाकात शाम तक ये हो सकती है लोकसभा अध्यक्ष के घर पर ये मुलाकात। लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं कि ये 6 सांसद अलग रास्ता अपनाएंगे। जिन 6 सांसदों के हस्ताक्षर है ना, उनको हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी दिया कि वो सांसद के नाम क्या क्या है, बल्कि चेहरों के साथ दिखा दिया। विनोद जी, ये बताइए कि आखिर जब संजय राउत कहते हैं कि भाई हम पहले इस्तीफा दो फिर जाओ, पार्टियों में टूट इस्तीफा दे करके थोड़े ना होती, जो जिन पार्टियों में भी टूट होती है इसी तरह होती है। नियम कानून भी यही है, संविधान भी यही कह रहा है, वर्तमान प्रावधान भी यही कह रहा है कि अगर 2/3 है तो टूट सकते हैं अगर टूटना चाहें तो। लेकिन उससे बड़ा सवाल विनोद जी ये कि शिवसेना में तो पहले भी टूट हो चुकी है, नाम सिंबल सब कुछ जा चुका है, उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, ये फिर से टूट। क्या संकट है? क्या इसके पीछे ये है कि शिवसेना अपनी मूल विचारधारा से उद्धव ठाकरे दूर चले गए हैं, इसलिए ये बार बार टूट हो रही है क्या? लालजी, अभी जो शैलेंद्र बता रहे थे वो तो संभावना की बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि अगर रात में स्पेशल फ्लाइट से अगर सारे सांसद दिल्ली आते हैं और दिल्ली आके अगर वो फिर विचार करेंगे कि हमको पार्टी छोड़ना चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो शायद वो गले से नीचे नहीं उतरती है ये बात। वो आए ही थे मन बना के अलग ग्रुप बनाने का, वो आए ही थे मन बना के मुंबई से कि सीधे सीधे शिवसेना के जो दूसरे गुट है शिंदे ग्रुप है उसमें शामिल होने का, जिसको वो ओरिजिनल शिवसेना मानते हैं।
तो अब ये बात इसमें जो भी एक टेक्निकल प्रोसेस है, जिस टेक्निकल प्रोसेस में जो एक गुट बनाएंगे और गुट का दूसरे में पार्टी में विलय होगा, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा एक कानूनी सलाह की बात तो जरूर पड़ती है। जैसे आपने टीएमसी के मामले में देखा कि उन्होंने एक एनसीपीआई की नई पार्टी है जिसमें सारे के सारे जो 20 सांसद थे वो पहले मर्ज कर गए। अब वो मर्ज करके आगे हो सकता है कि असली टीएमसी और दूसरी टीएमसी में फर्क करके वो सिंबल को लेके लड़े। तो ये प्रक्रिया का है जिसमें प्रक्रिया पूरी हो जाने की उनकी पूरी संभावना बनती है, तब ये ऑफिशियली आपको ये कहा जाता है कि ये पार्टी इसमें शामिल हो गई। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि इन 6 जो बागी सांसद हैं वो एक तरह से शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं, पार्टी का उनका उन पार्टी में विलय हो चुका है। ये टेक्निकल प्रोसेस है, इसलिए मैंने थोड़ा चीज आपको बताया, जो टीएमसी और इसके बीच में अभी थोड़ा सा अंतर आप देख रहे हैं। रही बात इंपॉर्टेंट ये है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के इस टूट से अगर सबसे ज्यादा कोई नाराज है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार ट्वीट हो रहा है, जयराम रमेश कह रहे हैं और वो सीधे ऐलानिया कह रहे हैं कि ये संसद में आने वाले सत्र में डिलिमिटेशन बिल जो पिछली बार पास नहीं हुआ था, इसलिए एक गृह मंत्री जी इसका जो है पूरा का एक इशू बनाया हुआ है और अलग अलग गुट से लोक सांसदों को तोड़ रहे हैं जी। ये जयराम रमेश उस पर सिलसिलेवार लिख रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन के कारण हो रहा है। लेकिन आप ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि इसकी वजह में क्या संजय राउत खुद नहीं है। अगर संजय राउत सीधे सीधे आप एनसीपी को ये सलाह दे रहे थे मुंबई में कि इनका विलय कांग्रेस में हो जाना चाहिए, उसके साथ साथ सीधे संजय राउत ये भी सलाह देते हैं कि कांग्रेस के इस मर्जर के प्रक्रिया में तिवारी जी आ गए हैं, वो शायद हमसे बेहतर बताएंगे। राजनीतिक तो ये संजय राउत इसके जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए है कि संजय राउत ने पूरा मुंबई के और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपने अपने आइडियोलॉजी है सबको कंफ्यूज कर दिया है जी। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में सारे विलय होनी चाहिए जी जी। तो इसका मतलब हुआ कि शरद पवार कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, ममता बनर्जी उसके उपाध्यक्ष होंगे अब उद्धव ठाकरे का भी ये बन गया कि वो भी वहां के उपाध्यक्ष होंगे। तो संजय राउत का प्रपोजल जो है शायद इस बागी विधायक को थोड़ा सा और अपना फैसला लेने के लिए उकसा दिया है। ये लेकिन बड़ी विचित्र बात है किशोर सर बहुत बहुत स्वागत। किशोर सर, बड़ी विचित्र बात है, संजय राउत जी कुछ दिन पहले तक सबको कह रहे थे कि आ जाओ सब लोग कांग्रेस में विलीन हो जाओ, हैं जितने भी लोग कांग्रेस से निकले हो। अब उन्हीं की पार्टी शिवसेना में एक और टूट हो रही है, पहले भी टूट हो चुकी है। ये मतलब उन्होंने जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मतलब दूसरों को कह रहे थे मर्जर कर लो और अपनी पार्टी इस तरह से बिखर रही है। क्यों बिखर रही है किशोर सर? क्या विचारधारा से दूर जाने की वजह से? नहीं, एक बात बोलो, विचारधारा वगैरह तो वो पुरानी बात होगी। हाँ, आप टिकट बांटोगे, आपने जो लोगों को टिकट दी है वो लोग कितनी पार्टियां घूम के आए हैं, हाँ उनकी कोई निष्ठा है। हाँ, आप टिकट बांटोगे तो उनको बेचारों को क्या करना है, तो सांसदों को वसूली करना है, क्या करेंगे वो? उनको विकास का काम करना है। वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। हाँ, प्रैक्टिकल। और ऊपर से हाँ, वो देखो जो 3 लोग तुमको दिख रहे हैं उसमें से अनिल देसाई यह एक प्रोफेशनल आदमी है, एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, पार्टी के सेक्रेटरी है। लेकिन अरविंद सावंत और संजय राउत इनकी एरोगेंसी के वजह से ये 6 लोग गए। इसके पहले भी ये ऐसा हुआ था कि हमारे सारे सांसद जी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, ये नए से 9 चुन के आए थे, इसमें से 6 चले गए और संजय जीना पाटिल सरी का भी आदमी जाता है। इसका मतलब पार्टी में ऑल वेल नहीं है। पिता पुत्र को तो इसकी चिंता होनी चाहिए। देखो, बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद पार्टी अगर इस तरीके के वर्किंग बिहेवियर में आई है तो आइडियोलॉजी की बात आप कर क्यों रहे? मैं क्या कह रहा हूं कि 362 बनाने के चक्कर में ये पार्टियां तोड़ी गई, लेकिन महाराष्ट्र की जो बीजेपी है वो बड़ी विचलित हो गई है। एकनाथ शिंदे अगर इतना पावरफुल हो जाते हैं कि वो दिल्ली में निगोशिएट कर जाए
तो महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की लेकिन अभी किशोर सर क्या बीजेपी की ग्रीन सिग्नल के बिना ही एक नाथ शिंदे कर रहे हैं और ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है? क्या बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल दिया होगा ना? नहीं, इसके इंस्ट्रूमेंटल एक ही आदमी है, अमित शाह। हाँ। उन्होंने एक नाथ शिंदे को तो आप बुलाया बीजेपी था। और अमित शाह को अलग अलग करके देख रहे हैं क्या? नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ। अमित शाह ये अबव द ऑल है, हम्म वो प्राइम मिनिस्टर इन क्यू है। अभी आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करो। उन्होंने एक नाथ शिंदे नहीं, को हम नहीं कर रहे। हाँ, वो आदमी बहुत पावरफुल हो गया है। ठीक है। और ऊपर से उनका वर्किंग पैटर्न ऐसा ही है कि उन्होंने एक नाथ शिंदे को आदेश दिया, आदेश का पालन होना था। और 15 करोड़ की बात जो कर रहे हैं संजय राउत, वो एडवांस के तौर पे की थी। वो तो कल रात को ही पूरी अमाउंट भी पहुंच गया। उन्होंने पार्टी में मर्जर भी हो गया। अच्छा। अब ओम बिरला जो है ना, वो तो ओवर टाइम कर मंजूरात दे देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन कैसे तिवारी जी, एक कहीं से मिनट। कुछ फोटो सर, वगैरह आया है या देखिए, कोई तिवारी जी जो मतलब कह रहे हैं- डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह का कुछ प्रूफ आया है कहीं से? कितना तिवारी दिया जी, गया? मैं बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ। हो सकता है 15 की जगह लाल जी, 25 दिया हो, एक लेकिन मिनट। कुछ प्रूफ तो हो। अरे तिवारी जी का पूरा इतिहास पता है शिवसेना का। मुझे तो लग रहा था कि तिवारी जी से मैं पूछूं कि शिवसेना बाल ठाकरे का बाला साहब का एक अगर कोई भी एक कोई भक्त है और उनके राजनीतिक आदर्शों पे चलने वाला है तो हमारे तिवारी जी है, जो वो छोड़ा नहीं, जिन्होंने चाहे विचारधारा नहीं विचारधारा नहीं छोड़ा। ये बात तो है। तो ये मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं सर कि ये पहली बार तो शिवसेना में ये टूट हुई नहीं है। छगन भुजबल गए अपने 15 विधायक के साथ में जब राज NCP ठाकरे में को भी मिले, जोड़ लीजिए ना, राज तो ठाकरे। एनसीपी में मिलने शरद पवार ने उनको गृह मंत्री बना दिया कांग्रेस और उसके मिनिस्ट्री में। ऐसे गणेश नाइक गए, कई ऐसे। लास्ट में आपका ये सबसे बड़ी टूट थी। राज ठाकरे, तो नारायण ये राणे, सारे लोग ये जो सब भी गए जोड़ अब दीजिए। तक, शिवसेना क्या बार बार तिवारी जी टूटी है। जो संजय राउत कह रहे हैं कि पैसे के कारण गया, तो ये सारे टूट जो अभी तक 10 बार हुई है, हर दशक में एक बड़ी टूट होती है, तो ये सब सारे पैसे के कारण हुआ था सर। कौन कौन पैसे के लिए गए किशोर सर? राज ठाकरे, नारायण राणे, छगन भुजबल, ना जाने कितने बड़े बड़े लोग चले गए। गणेश नाइक देखिए, हाँ, मातोश्री में मिलने के लिए टोल टैक्स देना पड़े और वहां टोल का डंडा ये लगा है असली मुद्दा। और मिलिंद नार्वेकर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले, हाँ, तो ऐसी परिस्थिति आएंगी। देखिए, यस, ये है असली मुद्दा, ये है असली बात। अभी देखो लालचंद जी, सर, आप एक नाथ शिंदे की बात करते हो। अगर अपने साले को उद्धव ठाकरे ज्यादा बढ़ाते नहीं और वरुण सरदेसाई जो थाना में रहते हैं, वो एक आदित्य ठाकरे का भी नाम लीजिए ना, अपने बेटे को आगे बढ़ाया आदित्य ठाकरे को। अरे आदित्य ठाकरे का तो तुमको मालूम नहीं, वो तो खिचड़ी के कॉन्ट्रैक्ट दिलाए अपने आदमी को जो जेल में रहे। और ये लोग हेल्थ केयर में भी आ गए थे। देखिए, लोग मरते रहे और ये मरने वालों के तालू पर का ये खाते रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं, राजनीति में अब आपको ये अच्छे लोग, चारित्र वाले लोग, संघर्ष वाले लोग। आता हूं सर, आता हूं, दूसरे दौर में आता हूं, कुछ और भी आपसे पूछूंगा। लेकिन आपने एक सवाल जो उठाया कि क्या इस पूरे प्रोसेस को बीजेपी की ग्रीन सिग्नल नहीं है क्या? शैलेंद्र ये अच्छा बताएंगे। शैलेंद्र बताइए, बीजेपी के खेमे में महाराष्ट्र की हलचल को लेकर ये बात ठीक है, कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर खाने क्या है शैलेंद्र इस पूरी हलचल पर बीजेपी में? देखिए, तिवारी जी जो पहली बात कर रहे थे कि बीजेपी विचलित होगी, तो देखिए इसमें बीजेपी के विचलित होने की कोई बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस अच्छी तरीके से समझते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छी तरह से समझता है, तो ये बात तो इसमें कतई गले नहीं उतरती। रही बात बीजेपी के ग्रीन सिग्नल की, तो ये अपने आप में सवाल पूछने का एक तरह से कहें तो क्या उचित है। जब शिवसेना में टूट हो रही है और शिंदे में उद्धव ठाकरे गुट के लोग शामिल होना चाहते हैं, तो जाहिर है बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होगी, तभी ये इस तरह का एक तरह से कहें ये प्रकरण हो रहा है। वरना बीजेपी अपनी आपत्ति जाहिर करती तो मामला आगे ही नहीं बढ़ता। तो ये बिल्कुल एक तरह से कहना कि ग्रीन सिग्नल नहीं है, तो ये ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल होगा और तभी इस तरह की बात आगे बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि
कि उद्धव ठाकरे जब संभाल नहीं पा रहे और खुद तिवारी जी बता रहे हैं कि मातोश्री में जाने के लिए अगर टैक्स चुकाना पड़े या फिर आप अपनी पूरी विचारधारा को ही ताखे में रख दे, तो जाहिर है कि कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, उनका मन तो विचलित होगा ही। अब किस तरफ जाते हैं तो उनका निर्णय है। फिलहाल तो लग रहा है कि जो शिंदे का गुट है, यानी वास्तविक शिवसेना जिसे आज के समय कहा जा रहा है, उनमें शामिल हो जाएंगे, अलग गुट बनाकर शामिल होंगे या फिर सीधे विलय का प्रस्ताव है, उसके लिए थोड़ा सा शाम तक इंतजार कर लीजिए। जी बिल्कुल। किशोर सर कुछ कहना चाह रहे थे, फिर विनोद जी के पास। किशोर सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा था महाराष्ट्र बीजेपी विचलित है। महाराष्ट्र बीजेपी विचलित है। मैं केंद्रीय बीजेपी तो खुश है, ठीक ठीक, कि उनका जो आंकड़ा है 362 का, वो अचीव करने के लिए वो जा रहे हैं। और मैं अभिनंदन भी करूंगा अमित शाह जी का कि इस तरीके से पार्टियां छाटना चालू है। एक दिन ऐसा ना हो कि विपक्ष ही खत्म हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जनता काकरोच जनता पार्टी ले आई, जनता ने नई नई पार्टियां ले आई, तो कहीं अमित शाह जी लोकतंत्र में कभी विपक्ष खत्म नहीं हो सकता सर। कभी वो कॉकरोच बन के आए या कभी कुछ और बन के आए, विपक्ष के लिए हमेशा गुंजाइश है। विनोद जी, जो बात अभी किशोर सर कह रहे थे कि देखिए दिखाता है कि एक मिनट आ रहा हूं, शैलेंद्र आ रहा हूं, इस तरह की पार्टियों के नाम हो रहे हैं। शैलेंद्र आ रहा हूं। जिस तरह किशोर सर बोल रहे थे कि केंद्रीय बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उन्होंने तो बोला ही है कि भाई नंबर पूरा करना है, लेकिन किशोर सर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस, उनको, उनके लिए मुश्किल हो सकती है क्या अगर एकनाथ शिंदे का इस तरह से कद बढ़ता है, उनके सांसदों की संख्या बढ़ती है तो? लालजी, मैं आपके साथ बैठा ही हूं किशोर सर को ही सुनने के। हाँ, क्योंकि वो हमें एनलाइटन करते हैं। मैं अपने बात कहने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं उनको ही सुनने के लिए बैठा हूं। बस मेरा सवाल उनसे है कि किशोर सर मुझे ये बताइए कि एमपी की वो बैठक करते हैं जब उद्धव ठाकरे, सारे एमपीज की, जब को मीडिया में उनको पता चलता है 1 महीने पहले से कि ये हमारी पार्टी के कुछ सांसद टूटने वाले हैं, शिंदे के ग्रुप पे जाने वाले हैं, तब जाके वो संडे को, पिछले संडे को अपने घर पे मातोश्री में सारे सांसदों की मीटिंग करते हैं, 3 लोग पहुंचते हैं। उसके बाद विधायक की मीटिंग होती है। अब सोचिए 20 तारीख से 18-20 से शुरू होने वाला है वहां विधानसभा का सेशन। आप उससे पहले फिर विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपके 20 में से पक्की बात मान लीजिए कि उसमें 15-16 विधायक नहीं होंगे, तो घर आप खुद नहीं संभाल पा रहे हैं। ममता बनर्जी जो इतनी बड़े कद की नेता थी पश्चिम बंगाल में, घर खुद नहीं संभाल पा रही। उनकी पार्टी के 80 में से अगर 65 विधायक सीधे सीधे अलग ग्रुप बना के और विपक्ष का नेता बना दे तिवारी जी, इनके 20 सांसद, अब जितने बड़े सांसद हैं, 5-5 बार 6-6 बार के सांसद हैं, क्या आपको लगता है कि अमित शाह के बहकावे में बहक जाएंगे? क्या आपको लगता है कि उनके जो विधायक हैं, अभी जितने 80 में से 65 विधायक अभी अलग ग्रुप बनाया है, क्या आपको लगता है कि अमित शाह के बहकावे में बहक जाएंगे? ये सब बात जो है ना, आप कांग्रेस के नैरेटिव को बात करते हैं। ठीक है, आपका घर अपना खुद नहीं संभल रहा है, आपका लीडरशिप का कंट्रोल नहीं है। आप इस बात को बताने के बजाय अगर आप बताते हैं कि अमित शाह ने तोड़ दिया, इसने तोड़ दिया, इसने तोड़ दिया, तो शायद ये देश की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि आपकी बात, इस बात को न माने कि तुम्हें अपना घर नहीं समझता। किशोर सर से मैं बात करूं उससे पहले शैलेंद्र, किशोर सर ने एक पॉइंट उठाया कि दिल्ली बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है, नंबर पूरे हो रहे हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए दिक्कत है। देवेंद्र फडणवीस हों या फिर और वहां के जो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से कोई संकेत मिल रहे हैं या उनकी तरफ से भी पूरी सहमति है? मुझे तो लगता है पूरी सहमति है, तभी तो ये हो रहा है। देखिए, किशोर तिवारी जी के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है वो उस मुताबिक कोई दिक्कत महाराष्ट्र बीजेपी को भी नहीं है। देखिए, विधायकों की संख्या नहीं बढ़ने जा रही है। यहाँ पर मामला केंद्र में, लोकसभा में एनडीए को समर्थन बढ़ने का है। अगर वो अलग गुट बनाकर या फिर शिवसेना के साथ आते हैं, यानी शिवसेना शिंदे के साथ आते हैं, और महाराष्ट्र बीजेपी तो और प्रसन्न होगी, देवेंद्र फडणवीस तो और खुश होंगे। पहले ही जब विधायक अलग हुए थे और हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे गुट को अधिक प्रमुखता मिली थी, वो ज़्यादा ताकत से उभरे थे, विधानसभा में भी देखे तो अच्छा प्रदर्शन रहा, तो फिर वो तो और खुशी की बात थी, मजबूत सरकार चल रही है, तो वहाँ फिर दिक्कत क्या है? लोकसभा के सदस्य बढ़ जाने से अगर मान लो विलय करता है ये गुट आगे जाकर शिंदे के साथ,
तो फिर क्या दिक्कत होगी देवेंद्र फडणवीस को या फिर महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को? तो ये तर्क गले नहीं उतरता कि दिल्ली जरूर खुश होगी लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी में असहज स्थिति होगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर सर, जो बात आप कह रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि बीजेपी में कोई भी बीजेपी को प्रॉब्लम हो सकती है? और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहे महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक पूरी अच्छी तरह से विचार किया होगा। और फिर अभी एक नक्शा विनोद जी भी दे रहे थे कि 20 विधायकों में 15-16 विधायक तैयार बैठे हैं, तो ये तो वहां बीजेपी का काम ही बिल्कुल आसान कर देगा। किशोर सर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 6 लोग जो चुन के आए हैं ये बीजेपी के खिलाफ आए थे। आप समझते क्यों नहीं? और इसके बाद उनका भविष्य क्या है, क्या प्रॉमिसेस है, अकोमोडेशन नहीं होगा। एक नाथ शिंदे अभी बहुत पॉपुलर लीडर हो चुके हैं क्योंकि वो पिछड़े जातों से आते हैं, तो ओबीसी लीडर है। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, एक अच्छा सोल्यूशन है कि ये एक सुप्रीमो बनकर उद्धव ठाकरे एक नाथ शिंदे के साथ ही मिल जाए तो शिवसेना एक हो जाएगी और सब कुछ एज यूजुअल हो जाएगा। और बेटे का लेकिन वो भविष्य की चिंता में इतना पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो रहे, तो बेटे को एक नाथ शिंदे संभालेंगे। अभी वो खुद के बेटे को भी संभाल रहे, तो एक अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन कोई यहाँ सुनता नहीं। मैं बताऊं तुमको, संजय राउत की अगर सलाह लेके तुम चलोगे तो अभी 5 पर आए हो, कल 2 पे आ जाओगे। क्योंकि संजय राउत कब एनसीपी पे चले जाएंगे ये भी लोगों को मालूम नहीं। तो चिंता का विषय बहुत है। लेकिन मैं एक विपक्ष का नेता, मोदी जी की नीतियों का विरोधक रहते हुए और इनके बुरे समय पे मैं बहुत काम आया। उद्धव जी के वक्त जब पूरी फौज उसके खिलाफ थी, जब सीएम रहते हुए एलिगेशन थे, तो मैंने ही फेस किया सबको। तो मुझे लगता है कि कार्य पद्धति का जब तक सुधार होता नहीं, नेता जमीन पे उतरता नहीं, कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करता नहीं, तब तक तुमको खासदार सांसद नहीं, खुद के लोग घर के भी छोड़ के जा सकते हैं। ये राज ठाकरे ने बता दिया। अब राज ठाकरे भी है तुम्हारे पास है, तुम भी हो, एक नाथ शिंदे के साथ जुड़ जाओ, उसको अविभक्त शिवसेना का अध्यक्ष बना दो, आप सुप्रीम बन के रहो। क्या अच्छी बात है। आप मातोश्री में बैठो और चंदा तो आ ही रहा है, बंबई है, चंदा तो जमा ही होता है। आप पैसे निकालते नहीं ना। हाँ, आप एक तरह से फ्यूचर भी बता रहे हैं सर, फ्यूचर भी बता रहे हैं कि फ्यूचर क्या होना है। विनोद जी, क्या किशोर सर हमें फ्यूचर का इशारा कर रहे हैं कि भविष्य क्या होना है उद्धव ठाकरे की पार्टी का? किशोर सर कह रहे हैं उस बात में तो दम है, लेकिन किशोर सर सब दिक्कत क्या है कि शिवसेना के लिए ये पहली बार की घटना नहीं है। और पहली बार के लिए इसलिए नहीं है कि उसके पार्टी में इतने विद्रोह हो चुके हैं, इतने बागी बाहर जा चुके हैं कि शिवसेना को ये लगता नहीं है कि कोई एक चीज नई चीज है हमारे लिए। अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं जिसको जहां जाना हो जाओ, हमारा वक्त आएगा तो हम फिर चीज देखेंगे फिर तुम्हारे लिए। तो ये चीज जो भरोसा है एक नेतृत्व को लेके, ये वो संवाद के रूप में उनका नहीं है जी। संवाद उनका नहीं था, इसलिए आप सीधे आपके किशोर सर आपके सामने में पश्चिम बंगाल उदाहरण है। 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो तो 3 साल 4 साल रहे उद्धव ठाकरे, इतनी पॉपुलर मुख्यमंत्री है। अब आप देखिए कि जैसे ही उनके साथ में पावर खत्म हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही टूट फूट गया। ये क्यों होता है सर? आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं किशोर सर कि आपका जब पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं है, तो आप जब तक पावर में हैं तब तक मधुमक्खी के छत्ते की तरह सारे लोग आपसे चिपके हुए हैं। जैसे ही आपका पावर खत्म हुआ तो सीमेंट ढीली हो जाती है। अब सीमेंट ढीली उद्धव ठाकरे का, आप सोचिए कि 4 साल वो पावर में थे शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के साथ में, तो उद्धव ठाकरे उस 4 महीने में कोई एक उपलब्धि बताइए जो बॉम्बे की जनता उनको याद रखे। जी। कोविड का भी समय उन्हीं के टाइम में आया, कभी अपने घर से नहीं निकले।
बड़ी आलोचना हुई थी और उस समय में देवेंद्र फडणवीस उनके सामने में खड़ा था। आप देवेंद्र फडणवीस को देखिए कि वो इलेक्शन से पहले कोई विपदा में या हर चीज में वो कैसे लोगों के बीच में खड़ा होता है। ठीक। तो आज की राजनीति सिंबॉलिक नहीं हो सकता सर। जो ममता बनर्जी 15 साल से वहां इतनी गर्ज करती रही और अपने अभिषेक को आगे किया, तो आज आप देखिए कि ममता बनर्जी कैसे पूरे लोगों के सेंटिमेंट से कट गई। ठीक। उद्धव ठाकरे के पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ जो चंदा आप कह रहे हैं उसी बल पे है मातोश्री, बाकी जनता से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात तो ये बात शिंदे ने चैलेंज कर दिया उनको कि आपका जनता से कोई कांटेक्ट नहीं है, शिव सैनिक से कोई कांटेक्ट नहीं है। और ये भरोसा अगर शिंदे के पास में है तो देखिए 6 MP जो तिवारी जी सही कह रहे थे कि बीजेपी के कई बड़ा नामवर आदमी सबको हरा हरा के आया था ये और ये अगर फिर से शिंदे ग्रुप में जा रहे हैं तो ये नेतृत्व पे भरोसा है सर, और कोई बहानेबाजी नहीं। ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल जो बात वो किशोर सर ने भी यही बात कही कि भाई कहीं ना कहीं टिकट देने से लेकर के और पूरे प्रोसेस में बाला साहब वाली शिवसेना नहीं रही, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी ने लगता है संजय राउत जी को ही मान लिया कि यही शिवसेना है। ये भी बात है। लेकिन शैलेंद्र 6 नाम तो चल रहे भाई, ये 7वें पर बड़ा सस्पेंस है। कौन है और क्या 7वें की भी संभावना है क्या शैलेंद्र? देखिए फिलहाल तो 7वें जो नाम चर्चा में था वो उनकी सफाई आ गई है और उन्होंने कहा है कि उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो उद्धव ठाकरे के साथ है। तो फिलहाल अब उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बयान जारी कर दिया है। लेकिन सुबह चर्चा आई थी कि 7 सांसद बागी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब 6 की बात सामने आई है। और जो ये पत्र लिखा गया है जिस पे दस्तखत हुए उसमें भी ये कहा जा रहा है कि 6 के ही दस्तखत है, जो जब लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात होगी तब सौंपा जाएगा। रिपोर्टर है। शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र जुड़ने के लिए, किशोर सर जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय सीधे चलते हैं पटना, जहां बिहार की राजधानी पटना में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। बड़े कार्यों को जाकर भी देखा और विशेष जनसंपर्क भी किया। मित्रों, हमें याद आता है 2014 के पहले का वो काल जब देश हताशा और निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था। आशा की कोई किरण नजर नहीं आती थी। दुनिया में कोई मान और सम्मान नहीं होता था। ऐसे समय में 2014 के बाद भारत के राजनीतिक क्षितिज पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में आगमन हुआ। और मैं मानता हूं 3 प्रमुख चीजें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम मानते हैं राष्ट्रहित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी भी राष्ट्रहित सर्वोपरि, यह उनका संकल्प है। और यह संकल्प का प्रकटीकरण कई कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। आतंकवाद कुचल दिया गया है। इन 12 वर्षों में नक्सलवाद ने दम तोड़ दी है। देश की सीमाएं सुरक्षित की गई है। बंगाल की हमें चिंता रहती थी, घुसपैठ और बाकी चीजों की, लेकिन अब वहां भी डबल इंजन की सरकार है। अब घुसपैठ का सवाल नहीं है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इस बात के परिचायक है कि राष्ट्र हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी और उनके आकाओं के अड्डे पाकिस्तान में मलबे का ढेर बना दिए गए। और सवेरे सवेरे टेलीविजन पर हमने देखा
पाकिस्तान की आर्मी के अफसर आतंकवादियों के जनाजे को अपने कंधों पर उठा के जा रहे थे। एक नया भारत है ये। 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं तो नंबर 1, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। सीधा प्रसारण पटना से देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और 12 साल की उपलब्धियों पर बात कर रहे थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।